गुड़गांव मार्केट में पहले तो कमर्शियल्स की लाइन है जो खाली पड़े हैं। दुकानें किराए पे नहीं चढ़ती, ना कोई बैंक आ रहा है, ना कोई रिटेल आ रहा है, ना कोई मेंटेन कर रहा है उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को। तो एंड देयर इज़ अ बिग नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर बैडली स्टक इन दोज इन्वेस्टमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं करण जैन प्रीमियम रियल्टी इंफ्रा से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, कमर्शियल इन्वेस्टर्स के बारे में और गुड़गांव में फंसे उन कस्टमर्स के बारे में जिन्होंने बिना सोचे समझे, बिना देखे सिर्फ और सिर्फ अश्योर्ड रिटर्न के लालच में गुड़गांव कमर्शियल में इन्वेस्ट किया। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस रीज़न से वो लोग स्टक हैं और आगे आने वाले टाइम में अगर आप अपनी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपको किस बेसिस पे करनी है, क्या क्या पैरामीटर्स पे आपने ध्यान देना है और किन बुलेट पॉइंट्स के बेस पे या किन यूएसपीज के बेस पे आप एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज। तो जब हम कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा ट्रैप है कमर्शियल में वो है अश्योर्ड रिटर्न। अब मैं अश्योर्ड रिटर्न के अगेंस्ट नहीं हूँ, तो बिल्डर्स इस बात का बुरा ना माने, मगर मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे कस्टमर जो है एक इन्फॉर्म्ड कस्टमर नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक ही चीज़ नज़र आती है कि मुझे ब्याज क्या मिलेगा मेरे पैसे पे। पहले तो आपको ये समझना है कि आप अपने पैसे ब्याज पे नहीं दे रहे हो। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी में आपको अगर एक डिसेंट रिटर्न नहीं आया, ब्याज के अलावा अगर आपकी कैपिटल अप्रिशिएट नहीं हुई, तो इससे अच्छा आपका पैसा बैंक में पड़ा रहे, आपको 6-7% का रिटर्न दे, वो ज़्यादा अच्छा है। इंस्टेड आप 12%, 11%, 10% के लालच में कोई प्रॉपर्टी खरीदें। क्यों? क्योंकि अगर एक बिल्डर ने आपको कोई प्रॉपर्टी बेची कमर्शियल की और कल को वो कमर्शियल किसी रीज़न से फ्लॉप हो गया, तो आपको अपने पैसे, आपका जो मूल उस पैसे में लगा प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। वो भी आप कहीं ना कहीं उसको वापसी निकालना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो आपको ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं जिस कमर्शियल में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उस कमर्शियल की अश्योर्ड रिटर्न तो ठीक है आपको मिलना है, वो आपका हक है, बट इसके अलावा आपको उसमें बेनिफिट्स क्या होंगे, बिल्डर का विजन क्या है उस प्रॉपर्टी को लेकर और बिल्डर की पास्ट डिलीवरीज क्या है। नाउ जब मैं बात करता हूँ पास्ट डिलीवरी की, तो पास्ट डिलीवरी से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई बिल्डर कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसने पास्ट में किस तरह के कमर्शियल्स डिलीवर किए हैं। क्या उसने उन प्रोजेक्ट्स को सिर्फ डिलीवर किया है या उन प्रोजेक्ट्स को लीज आउट भी किया है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, तो मुझे लगता है कि प्राइसिंग इज ऑल्सो वन मेन फैक्टर, बिकॉज आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपने कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करी तो उस कमर्शियल इन्वेस्टमेंट पे बिल्डर जो आपको 12% का, 10% का, 11% का अश्योर्ड रिटर्न दे रहा है, वो अश्योर्ड रिटर्न एक्चुअल में आपकी प्राइस में ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है। अगर किसी प्रॉपर्टी का प्राइस 10,000 रुपये स्क्वायर फीट होना चाहिए और बिल्डर आपको 15,000 रुपये स्क्वायर फीट पे दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बिल्डर ने उस पर ऑलरेडी इन्फ्लेट कर लिया है। मुझे ऐसे लगता है कि जो प्राइसिंग है वो बहुत मेन फैक्टर है, क्योंकि अगर किसी एरिया का प्राइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप कोई कमर्शियल खरीदने सोच रहे हैं, उस कमर्शियल को खरीदने से पहले आपको उस कमर्शियल के आसपास जो एग्जिस्टिंग कमर्शियल्स हैं उनका प्राइस चेक करना चाहिए कि उनका कौन से फ्लोर पे कौन सा। लेट्स से आप ग्राउंड फ्लोर की दुकान किसी प्रॉपर्टी में खरीद रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में, अगर बिल्डर आपको वो दुकान, वो शॉप आपको 30,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट पे दे रहा है, तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उसके आसपास का जो एरिया है उसमें जो कमर्शियल्स है उनका रीसेल प्राइस आज की डेट में मार्केट में क्या कमांडिंग है और किस तरह के ब्रांड्स वहाँ पे एग्जिस्टिंग अभी ऑपरेशनल हैं। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए एक बिल्डर का पास्ट डिलीवरी बहुत देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक बिल्डर के लिए ना मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज पर रेरा, उसको वो प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। बट मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी अच्छे बिल्डर हैं, चाहे आप गुड़गांव में टॉप 3 बिल्डर्स की बात करें, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, अदरवाइज पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यूट्यूब पे रेगुलरली डेटा कंज्यूम करते हैं, प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि कौन से डेवलपर्स हैं जो कमर्शियल में अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप टॉप डेवलपर्स की बात करें तो वो जितने भी कमर्शियल बना रहे हैं उनकी क्वालिटी पे भी ध्यान देते हैं, प्लस उस बनाने से ज़्यादा ध्यान वो उसकी लीजिंग पे देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्डर का पास्ट भी देखें और बिल्डर किस प्राइस पे आज आपको वो कमर्शियल बेच रहा है वो ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपकी जो एंट्री और एग्जिट है वो क्लियर होती है। आज मैं 14 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 14 ईयर्स से रियल एस्टेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं मेरा थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स का एक्सपोजर है, जिसमें हमने कमर्शियल भी सेल किए, रेजिडेंशियल भी सेल किए, एससीओज भी सेल किए, मतलब वाइड स्प्रेड पोर्टफोलियो है हमारे पास।
तो इसी के साथ हमारे पास उनके एक्सपीरियंसेस भी हैं कि उन लोगों ने कहाँ पैसा बनाया, कहाँ नहीं बनाया, कौन लोग बैडली स्टक है आज। और इस सब चीज़ों को देखते हुए इसीलिए मुझे लगता है कि आप जब एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको एडवाइस कर सकता है कि कमर्शियल आपके लिए कौन सा ठीक है, कौन सी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि उसके पास डेटा है। आज का जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा वो रहेगा डेटा। किसके पास नंबर्स हैं, नंबर्स पे अगर आप बात कर रहे हो तो आपकी जो सेलिंग है, जो आपकी क्या नाम है एक्सपर्टीज़ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि कहाँ पैसा बनेगा। मैं कह रहा हूँ एज अ रियल्टर मेरा फ़र्ज़ पैसा बनाना ही नहीं है सिर्फ, मेरा फ़र्ज़ ये भी है कि आपका पैसा स्टक ना हो। आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो उस प्रोजेक्ट से आपको 99% मेरा काम होना चाहिए आपको अश्योर करना कि आपको उस पैसे को जब इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे जो कमिटमेंट्स है वो भी पूरी हो, प्लस आपको आफ्टर अ सर्टेन पेशेंस के बाद आपको उसमें एग्जिट भी मिले। तो एज ए रियल्टर मुझे ऐसे लगता है कि आपको एक इसमें कंसल्टेंट चूज करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक कंसल्टेंट चूज करते हैं तो वो आपको गाइड कर सकता है कि आपको कौन से कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज उसके पास हिस्ट्री है बिल्डर की या उस एरिया की, या एक वो विजन रखता है कि आज पिछले 10 साल में ये माइक्रो मार्केट्स ग्रो हुई हैं तो अगले 5 साल में ये माइक्रो मार्केट्स अच्छे से ग्रो हो सकती हैं। इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत ही कनेक्टेड जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हो तो उसकी आपको ड्यूरेशन पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन द पास्ट आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि मेरे पास कई कस्टमर्स आते हैं जो ये कहते हैं कि क्या नाम है करण जी मेरे को लेट्स से 2 CR इन्वेस्ट करने हैं, 4 CR इन्वेस्ट करने हैं कमर्शियल में, बट मेरे को ये पैसा ना 5 साल बाद ज़रूरत पड़ेगी मुझे इस पैसे की। तो एक अच्छा रियल्टर आपको, एक अच्छा कंसल्टेंट गाइड कर सकता है कि आपको उस प्रोजेक्ट में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैं देखता हूँ कि कस्टमर्स को 10-10 साल भी कमर्शियल से एग्जिट नहीं मिल रही। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि कमर्शियल में पैसा नहीं बनता, कमर्शियल में बहुत अच्छा पैसा बनता है। एक हाई ROI वाला प्रोडक्ट समझा जाता है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स को। बट अगर आपसे चूक हो गई, अगर आपने कोई गलती कर दी, गलत प्रोजेक्ट में फंस गए, तो आपका ये पैसा स्टक हो जाएगा लॉन्गर पीरियड के लिए। इसी के साथ जब मैंने आपको ये बताया कि आपकी जो ड्यूरेशन है वो फिक्स होनी चाहिए, तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को इस पीरियड के लिए जाना है, मेरे को ये इन्वेस्टमेंट 5 ईयर्स के लिए करनी है, 10 ईयर्स के लिए करनी है, या मैं एक ये जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ फॉर दी नेक्स्ट जनरेशन। तो उसमें आपको, जैसे अगर मैं बात करूँ, बड़ी अच्छा टॉपिक निकला है बातों बातों में जनरेशनल वेल्थ का। जब आप जनरेशनल वेल्थ की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करती हैं, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे अगर आपने आज इन्वेस्ट किया तो 15 साल बाद वो प्रॉपर्टी आपको कोई रिटर्न ही नहीं देगी। तो अगर आपने इसके बारे में कुछ जानना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे #कमर्शियल लिख के आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सो दैट मैं आपको बता पाऊँ कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो आप जनरेशनल वेल्थ देंगी आपको, और कौन सी प्रॉपर्टीज सिर्फ आपको ही 10-15 साल की सेटिस्फैक्शन दे पाएंगी in terms of investment. Now coming to our next point, I would say जो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है वो लोकेशन है, कि लोकेशन कौन सी मैं चूज़ कर रहा हूँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते वक्त। आज ना देखिए क्या होता है कि आज एक रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है, अगर हम कंपेयर करें रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट को कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा स्कोप है एक एंड यूज़र कस्टमर का आने का, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो नंबर्स रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा हैं, और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स के आई वुड से आई थिंक 15% 10% ही होंगे अगर हम कंपैरिजन करें रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल का। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट तो एक कस्टमर 5 किलोमीटर दूर ऑफ बीट लोकेशन पे भी कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि जब वहाँ पे 500 700 हज़ार फैमिलीज आएंगी तो उसके लिए ईजिली हैबिटेशनल एरिया बन जाएगा। बट कोई भी बंदा आज की डेट में या कभी भी 5 किलोमीटर दूर ऑफ बीट लोकेशन पर अगर दुकान खरीदेगा ना तो उसका फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या उसको उस इन्वेस्टमेंट पे बहुत लंबे पीरियड की पेशेंस रखनी पड़ेगी। इसी के साथ पेशेंस की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसे लगता है कि पेशेंस जो है ना, वो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट की हो, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप पेशेंस रख के किसी प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आपके पास उतना एक कैपिटल का कंफर्ट है कि आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट में बहुत ही नेग्लिजिबल चांस है कि आपको उसमें कोई लॉस हो सकता है या आप उसमें स्टक हो सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पे
कि किस तरह की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, या मार्केट में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट पे जब जाते हैं तो किस किस तरह के ऑप्शन है। नाउ कमर्शियल कैन बी रिटेल ऑल्सो, कमर्शियल कैन बी ऑफिस स्पेस ऑल्सो, एंड कमर्शियल कैन बी एन एसईओ डेवलपमेंट ऑल्सो। एसईओ डेवलपमेंट ज़्यादातर आप नोट करेंगे कि ऐसे कस्टमर्स के लिए होती है जहाँ पे आपको टिकट साइज हाई रखना पड़ता है, मतलब करीबन आपको 4 से 5 करोड़ रुपए किसी भी एसईओ डेवलपमेंट में जाने के लिए चाहिए ही चाहिए। बट वही रिटेल की दुकान आप 50 लाख में भी ले लेते हो। ऐसे ही इसी के साथ एक ऑफिस स्पेस की अगर हम डिस्कशन करें, कई लोग सोचते हैं कि ऑफिस स्पेस, यार ऑफिस कल को रेंट पे चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम रिटेल वर्सेस ऑफिस स्पेस की बात करें तो जैसे एंड यूजर को एक फ्लैट रहने के लिए चाहिए ही चाहिए, ऐसे ही किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी बड़े ऑफिस को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को ऑफिस भी चाहिए ही चाहिए। अगर आप परसेंटेज देखेंगे कि किस परसेंटेज में आज रिटेल खाली है और किस परसेंटेज में ऑफिस खाली है, तो आपको पता चलेगा कि कहीं भी ऑफिस स्पेस उससे कम नहीं है। ऑफिस स्पेस की हैबिटेशन ज़्यादा हो सकती है, रादर रिटेल आपको ज़्यादातर खाली मिलेंगे। एक मॉल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड हो सकता है फ्लॉप हो जाए, बट ऑफिस स्पेस अगर डिसेंटली थोड़ा बहुत मेंटेन्ड है तो ऑफिस स्पेस भले रेंटल का परसेंटेज कम हो जाएगा, अब वो एक अलग बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक है कि कैपिटलाइजेशन क्या होती है या किस तरह की आरओआई पे कमर्शियल चलता है, बट स्टिल ऑफिस स्पेस इज़ ऑल्सो डिसेंट इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप छोटे टिकट साइज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप ऑफिस स्पेस की इन्वेस्टमेंट भी सोच सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कमर्शियल रिटेल की, तो सबसे बड़ी एडवाइस जो मेरे को लगता है आज की डेट में आप लोगों को ज़रूरत है, आपको ये देखना चाहिए कि वर्चुअल शॉप्स के नाम हो रहा है ना, वर्चुअल शॉप क्या है। अगर आपने कोई 500 फुट की दुकान, बिल्डर ने 50-50 फुट की, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एनसीआर में रजिस्ट्री ही अलाउड नहीं है वर्चुअल शॉप्स की। फिर भी अगर आपने कोई वर्चुअल शॉप खरीद ली है तो उसमें कल को आपके लिए एग्जिट कैन बी अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज आज जब भी कमर्शियल डिलीवर हो जाता है ना कोई, तो कस्टमर, जो नया कस्टमर आता है, जो एक एक्चुअल इन्वेस्टर या उस शॉप पे एक्चुअल यूज़र आता है, उसकी सबसे पहले डिमांड होती है कि ताला चाबी। मेरे को कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी का एक्चुअल पता होना चाहिए कि मेरा अलॉटेड स्पेस कौन सा है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन बहुत हैं उस टाइम पे। उसको 50 लाख 1 करोड़ में भी ऑप्शन मिलेगा, उसको 5 करोड़ में भी ऑप्शन मिलेगा, बट अगर आपकी वर्चुअल प्रॉपर्टी है तो आपको उसको बेचना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे ही अगर आप देखें कि आप जब कोई रिटेल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको जो सुपर एरिया और कारपेट एरिया का रेशियो है वो करीबन 50% लोडिंग में चला जाता है। तो अगर आपने 50 फुट की दुकान खरीद ली और 50 फुट आपका पेपर्स में था कि 50 फुट की दुकान है, एक्चुअल में आपकी दुकान 25 फुट की है। अब वो 25 फुट की दुकान, वो भी अनडिवाइडेड स्पेस, आपको पता ही नहीं कि मेरे कौन सा एक्चुअल स्पेस है, सिर्फ आपको एक नक्शे पे दुकानें काट के दिखा दिया गया कि आपका ये वाला एरिया है। तो मैं वर्चुअल इन्वेस्टमेंट्स के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ कि आप वर्चुअल कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना एक ब्रोकर जो होता है वो ज़्यादातर आपको गाइड करता है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इट्स एन ईजी मनी फॉर द ब्रोकर ऑल्सो एंड एन ईजी सेल फॉर द ब्रोकर, बिकॉज आपको लगता है यार 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, चलो करके ख़त्म करी। बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो कंसल्टेंट से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर ऐसे ऑप्शंस दे पाएगा जहाँ पे भले ही आपका परसेंटेज आरओआई कम हो मगर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, और वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस इसके साथ शेयर कर सकता है। और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले एक डेवलपर का भी है कि आप कौन से डेवलपर की वो प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं। मुझे इस पे आपको एक एग्जांपल देना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर आप कन्वे करना चाहते हो हार्ट टू हार्ट, तो इट इज़ पॉसिबल ओनली विद गुड एग्जांपल्स। आज अगर हम गुड़गांव मार्केट की बात करें तो गुड़गांव मार्केट में पहले तो कमर्शियल्स की लाइन है जो खाली पड़े हैं, दुकानें किराए पे नहीं चढ़ती, ना कोई बैंक आ रहा है, ना कोई रिटेल आ रहा है, ना कोई मेंटेन कर रहा है उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को। तो एंड देयर इज़ अ बिग नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर बैडली स्टक इन दोज इन्वेस्टमेंट्स। तो आज हम एग्जांपल लेते हैं गुड़गांव के बहुत ही एस्टैब्लिश्ड बिल्डर का जिसका नाम है AIPL। नाउ AIPL इज़ नोन फॉर द लीजिंग। AIPL में अगर हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात करें तो नंबर ऑफ डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस वेरी वेल उनकी एक लीजिंग और अच्छा एक बड़े ब्रांड्स का उसमें सेटअप है, जैसे बिजनेस क्लब, देन जॉय स्ट्रीट। बट बहुत चाव से लोगों ने खरीदा और बहुत चाव से ब्रोकर्स ने बेचा AIPL का जॉय सेंट्रल। नाउ AIPL जॉय सेंट्रल को अगर आप देखोगे तो वो M3M IFC एक तरफ है रोड के, जॉय सेंट्रल एक तरफ है। आज IFC विच वॉज लॉन्च्ड इवन आफ्टर द लॉन्च ऑफ जॉय स्ट्रीट आप आज देखेंगे अब जाके रेडी हुआ है। M3M का जो IFC है वो कब का रेडी हो चुका है एंड इट इज़ मेजॉरिटी ऑफ पार्ट ऑफ दैट हैज़ बीन लीज्ड आउट।
चाहे परसेंटेज ऑफ ROI कम ज़्यादा उससे मैटर नहीं करता, बट आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी दुकान आज रेंटल पे है कि नहीं है, वो आपको मंथली रेंटल कुछ दे रही है नहीं दे रही है। तो उस जॉय सेंट्रल में मुझे आज भी याद है कि 2018-19 में कंसीडरिंग द रेपुटेशन ऑफ AIPL हमने जॉय सेंट्रल में शॉप्स बेची, ठीक है, अलग अलग फ्लोर पे बेची। कहीं ना कहीं कस्टमर आज उसमें स्टक है, उसको उस पर ना तो लीजिंग ऑप्शन मिल रहा है, जबकि अगर आप लोकेशन की बात करें इट इज़ ब्यूटीफुली लोकेटेड, हैबिटेशन के बीचों बीच है, मेन रोड पे है, मेन रोड से थोड़ा सा ही आप लेफ्ट जाएंगे और एक्सेस आ जाता है उसका। एंड कंपनी की बहुत मेहनत लग रही है उसको लीज आउट करने में। अब ऐसा नहीं है कि AIPL इज़ नॉट ट्राइंग ऑन इट, AIPL अपना बेस्ट शॉट दे रहा है, आई डोंट नो बेस्ट शॉट दे रहा है नहीं दे रहा, बट AIPL इज़ ट्राइंग। बट कहीं ना कहीं कंपनी को बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है उसको लीज आउट करने में। ऐसे में अगर आप M3 IFC देखें, M3 IFC इज़ लीज्ड आउट। उसी के साथ में AIPL का ही एक और प्रोडक्ट है जो डिलीवर होने जा रहा है, AIPL जॉय गैलरी। अब डिलीवरी से मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट याद आ गया जिसे मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आज से अगर हम 5 साल 7 साल पीछे चले जाएं तो बिल्डर्स जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेकर आते थे उनमें एक क्लियर मैसेज था कि आपको टिल पोजेशन आपको अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। बट बिल्डर प्लेड इट स्मार्ट, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपकी आंखों पे एक पट्टी बन जाती है और आप ये देखना ही नहीं चाहते कि अश्योर्ड रिटर्न के अलावा मुझे मिल क्या रहा है या मेरे वो पैसे कब तक आएंगे। बिल्डर्स ने सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स ये एक चेंज कर दिया कि अब हम आपको सिर्फ OC अप्लाई तक, जब तक बिल्डर OC अप्लाई नहीं कर रहा सिर्फ तब तक आपको अश्योर्ड रिटर्न देगा। नाउ जब आप खरीदते हैं तो एक ब्रोकर आपको ये समझाता है सर आपका रेंटल फिक्स है जब तक आपको दुकान का पोजेशन नहीं मिलता। नाउ एक्चुअल में वो पोजेशन नहीं है, वो OC है। OC के बाद पोजेशन आने में 1 साल लगेगा क्योंकि उसका OC अप्लाई होगा, फिर उसका OC रिसीव होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा, देन बिल्डर उस पर लीजिंग करेगा। कैपेक्स की बात कोई नहीं करता, कैपेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी बड़े कमर्शियल में अगर आप शॉप ले रहे हैं तो जब भी बड़ा ब्रांड आएगा वो आपसे कैपेक्स मांगेगा ही मांगेगा। अगर आप कैपेक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। कैपेक्स जो है वो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है फॉर द इन्वेस्टर, क्योंकि उसको अगर 4 साल में X अमाउंट का रिटर्न मिला तो X अमाउंट का कुछ मेजर चंक उसका कैपेक्स में चले जाता है। बट डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड आ रहा है, अगर कोई अच्छा बड़ा ब्रांड है तो कैपेक्स देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी यूज़फुल है या आपने इस वीडियो से कुछ भी समझा या आप हमारे कंटेंट से, हमारी नॉलेज से, हमारी एक्सपर्टीज से रिलेट कर पा रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हमारा कंटेंट, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है? जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो दीज आर दी ओनली वेज जिससे हम ये जान पाते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो कस्टमर के माइंडसेट तक पहुंच पा रहा है और आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं। आज की वीडियो में मुझे लगता है कि इतना ही बहुत है, और मैं चाहता हूं कि अगर आप 2025 में कुछ वाओ इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं, अपने लिए कोई अच्छे ऑप्शंस देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे #कमर्शियल लिख के हमें सेंड कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी 2025 की क्या अप्रोच होनी चाहिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को लेके। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, रिलेट कर पाए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि आपको इसका एक पार्ट 2 वर्जन भी चाहिए जिसमें हम और डिटेल में बात करेंगे कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स करें तो कहाँ करें और इन डिटेल आपको क्या पता होना चाहिए बिफोर बाइंग, बिफोर इन्वेस्टिंग इन कमर्शियल रियल एस्टेट। थैंक यू सो मच।